आज बंगाल की चुनावी रण का आखिरी चरण है। आज ममता बनर्जी का किला बचेगा या उस पर बीजेपी का भगवा लहराएगा? दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोटर्स का मूड क्या है? पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे वोटर्स के मन में क्या है? किस सीट पर किसकी हवा टाइट दिखाई दे रही है? कहां कांटे की फाइट दिखाई दे रही है? क्या हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर रहा है? महिला वोटर दूसरे फेज में क्या बाजी पलटने के इरादे के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिल रहा है या टुकड़ों में बंट रहा है? हिंदुओं का वोट एकजुट हो रहा है या वहां पर भी बिखराव है? बंगाल के आखिरी फेज की एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। दूसरे फेज में बम्पर वोटिंग हो रही है। दूसरे फेज के पहले 3 घंटे में 22% वोट डाले जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पूर्वी वर्धमान और हुगली में 24% वोटिंग हुई है। हावड़ा में 21%, नॉर्थ कोलकाता में 21%, साउथ कोलकाता की बात करें तो 20%, नादिया में 22%, नॉर्थ 24 परगना में 21% और साउथ 24 परगना में 21% वोट डाले जा चुके हैं। पहले फेज की तरह दूसरे फेज के दौरान भी पोलिंग बूथ पर महिलाओं में खूब उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। दूसरे फेज में हावड़ा समेत कई जगह पर हंगामे की भी खबर आई। केंद्रीय सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। नादिया से खबर जरूर आई कि वहां पर हिंसा हुई और एक पोलिंग एजेंट, बीजेपी के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हुई, खून खराबा हो गया वहां पर। ये तस्वीरें भी आई। कुछ और छिटपुट हिंसा की खबरें हैं, लेकिन अभी तक आप कमोबेश ये मानकर चलें कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हावड़ा में भी एक जगह आपने तस्वीरें देखी, लगातार इंडिया टीवी कवरेज आपको दिखा रहा है, जहां पर ईवीएम में कुछ खराबी की बात आई तो वहां पर भी हंगामा होना शुरू हो गया। तो वहां पर भी केंद्रीय सुरक्षा बल बड़ा अलर्ट दिखाई दिया। जहां हंगामा हो रहा था वहां पर फटाफट लाठीचार्ज करके मामले को शांत कराया गया। 142 सीट का ये जो चुनाव है ममता बनर्जी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी इस गढ़ को भेद पाने में, इस किले को ढहा पाने में कितनी कामयाब होती है नहीं होती है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एनालिसिस का दौर लगातार इसलिए जारी है। कुछ रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखते हैं, आप देखें। वोट प्रतिशत पहले आप देख लें कितना है। हुगली में 24%, हावड़ा में 21%, नॉर्थ कोलकाता की रिपोर्ट बता रही है 21% तक मतदान हो गया है। साउथ कोलकाता की बात करें तो यहां पर भी 20% तक मतदान की खबर सामने आ रही है। और वोट मीटर तो ये कह रहा है कि अगर इसी उत्साह के साथ मतदान की प्रक्रिया चलती रही तो जो पहले चरण में ऑलमोस्ट 93% का आंकड़ा मतदाताओं ने छुआ था, इस बार भी ये वोट परसेंटेज 90 to 93 के बीच में जा सकता है और हो सकता है उससे ऊपर भी चला जाए। तो दूसरे फेज में खूब उत्साह के साथ मतदाता वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। और दूसरे फेज में हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो साउथ कोलकाता की एक ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट है जहां से ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में है। भवानीपुर सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी खबर भवानीपुर से आ रही है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर भी बम्पर मतदान हो रहा है। 3 घंटे के अंदर 21% के करीब वोट डाले जा चुके हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में आप जानते ही हैं, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अपने ग्राउंड पर, क्योंकि नंदीग्राम अधिकारी फैमिली का ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। और फिर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर गई थी, वहां से उन्होंने चुनाव जीता था और तकरीबन 58,000 का जी। तो वहां पे एक अब चैलेंज इस बार नया है, क्योंकि इस बार नंदीग्राम से तो शुवेंदु अधिकारी लड़ ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को उनके घर में जाकर ललकारा है। तो देखना यह होगा कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाते हैं या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स और लगातार इंडिया टीवी पर आपने खूब विश्लेषण सुना है कि क्यों ये चुनाव जो है ममता बनर्जी के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीती रात भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है।
लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. अच्छा, ये भी हैरान करने वाली बात है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कभी नहीं होता था कि मारपीट नहीं होती थी। मैंने खबर आपको दी कि नादिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट को इतना पीटा गया, उसकी पूरी शर्ट पर खूनम खून दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल में तो इस तरीके की हिंसा की खबर आ रही है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो मतदाता तय कर ही रहे हैं। पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर है। यहाँ से सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। मतदान के बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर में इस बार परिवर्तन होगा। से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना किए ना। सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। तो आपने ये कॉन्फिडेंस भी सुन लिया। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है, 70% से ज्यादा हिंदू कंसोलिडेशन अगर वाकई में बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, तब तो आप मानकर चलिए फिर वो डबल सेंचुरी नहीं, उससे ऊपर चला जाएगा आंकड़ा। लेकिन खैर, दूसरे फेज की वोटिंग में पूरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा कितनी सख्त है उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। पैरा मिलिट्री फोर्स साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में तैनात है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए आईपीएस अजयपाल शर्मा लगातार फोर्स और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ इलाके में गश्त कर रहे हैं। साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में इस वक्त सबसे बड़ा एरिया डोमिनेशन चल रहा है। आईपीएस अजय पाल शर्मा और तमाम सीआरपीएफ और एसएसबी के जो जवान हैं और अधिकारी हैं वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरिया डोमिनेशन करते हुए यहाँ पर रुके हुए हैं। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियाँ, हथियार लेके सारे जवान, अजय पाल शर्मा की गाड़ी, और आप देखिए ये पूरे जो फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो यहाँ पर मौजूद है और इस जगह से लगातार ये पूरे डायमंड हार्बर इलाके में पूरा एरिया डोमिनेशन करते हुए घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो चला था जिसमें जहांगीर से के घर पर अजय पाल शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिए थे कि अगर किसी को भी धमकाया जाएगा या किसी को डराया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में ये पूरा एरिया डोमिनेशन चल रहा है और इस एरिया डोमिनेशन में आप देखिए बड़ी तादाद में फोर्सेज यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज के तमाम अधिकारी हैं। सीआरपीएफ की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। अजय पाल शर्मा यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डायमंड हार्बर, फाल्टा, तमाम जो आसपास के जो इलाके हैं जो पहले 2021 में जो वायलेंस प्रोन इलाके माने जाते थे वहाँ पर सुबह से ही लगातार ये एरिया डोमिनेशन किया जा रहा। रात को 12 बजे तक के गश्त किया था अजय पाल शर्मा उन तमाम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों ने। और अब जब सुबह मतदान शुरू हो चुका है तो जहाँ कहीं भी भीड़ हो रही है या जहाँ कहीं भी लोग आ जा रहे हैं उस पूरे इलाके में बड़े फोर्सेस के साथ ये मोबिलाइजेशन किया गया है और सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अजय पाल शर्मा लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन ओपन करते हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, राहुल महाजन जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं और अभी अभी बंगाल की पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी। देवेंद्र, दूसरे फेज का, फाइनल फेज का ये चुनाव है, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है? मैदान पर आप क्या समझ कर आए हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो? और पहले से मीनाक्षी उस लाइन से स्टार्ट करेंगे अजय पाल शर्मा के बारे में जो आप बता रही थी। तो इस तरह का नैरेटिव जितना टीएमसी चलाएगी कि अजय पाल शर्मा यूपी के ऑफिसर यहाँ पर आके केंद्र के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। और निश्चित तौर पे अजय पाल शर्मा बहुत ज़्यादा नैरेटिव के बीच में आ जाएं, वो चीज़ बीजेपी को पॉलिटिकली सूट नहीं करता। इस इलेक्शन की अगर बात कर लें तो निश्चित तौर पे एक बड़ा वोटर है जो कि कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें एक चीज़ देखें तो ममता बनर्जी की तरफ से जिस प्रकार से बंगाली वर्सेस बाहरी का नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है वो एकदम कम नज़र आए। इस बार परिवर्तन वाली बात लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर ठीक तरीके से वोटिंग हो गई इस फेज में भी तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक बहुत मुसीबत भरी बात होगी। और जब से वो सत्ता में आई हैं निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं, और टीएमसी के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि ये उनका टफेस्ट इलेक्शन है। टीएमसी के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे हैं कि वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। 160, 170 इस तरह की बातें कही जा रही है उधर के खेमे से। अंडरस्टैंडिंग उनकी ये है और बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब बस देखने वाली बात ये रह जानी है कि 148 का मार्क्स
वो कौन कर पा रहा है, और हाई वोटिंग अगर हुआ तो वहाँ भी फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है। न सिर्फ स्टेट के लिहाज से है, बल्कि अगर उनके अपने भवानीपुर सीट की बात कर ले मीनाक्षी, तो लगभग 51,000 वोट कटे हैं। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पहले का जो प्री SIR जो वोटर लिस्ट था उसमें 51,000 वोटर नहीं है, 21% के आसपास वो आंकड़ा बैठता है। और आप समझ सकती हैं कि 59,000 वोटर वहाँ पे अगर गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी के हों और ममता बनर्जी की जिस प्रकार से बाहरी वाली पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश करती हैं, तो भवानीपुर का मुकाबला भी कितना क्लोज हो सकता है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं अजीत जी कि जो बीजेपी के नेता अब तक मक्का मदीना आंखों में काबा इसकी बात कर रहे थे, अगर वो मंच से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, सिख कम्युनिटी को लुभाने के लिए अगर एक ओंकार सतनाम करने लगे, तो ये समझ में आता है कि डेस्परेट कितने हैं इस वक्त TMC के नेता कार्यकर्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा बड़ा स्ट्रेट होता था, बड़ा आमने सामने की लड़ाई होती थी और नैरेटिव के बहुत सारे लेयर नहीं होते थे। इस बात समझने की जरूरत है कि इस बार मल्टी डायमेंशनल इलेक्शन हो गया है, मल्टी लेयर्ड इलेक्शन हो गया है और सीधा जैसे पिछली बार भी मोदी वर्सेस दीदी या मोदी वर्सेस ममता का मामला था, उस तरह का मामला नहीं है इस बार। ये उससे पहले भी आप देखिएगा तो लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस ममता का चुनाव होता था, आमने सामने चुनाव हुआ 2011 देखिए, 16 देखिए। ये पहली बार है ऐसा जिसमें कई लेयर जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, जिसमें एक लेयर SIR का भी है, एक लेयर हिंदुत्व के वोट का भी है, एक लेयर बाहरी और भीतरी का भी है, एक लेयर लीडरशिप का भी है। मतलब मल्टी लेयर्ड इलेक्शन है और हर लेयर को आपको अलग अलग समझना होगा। वो हम लोग अभी आगे की बातचीत में समझेंगे। अभी जो आपने कहा, देखिए हिंदुत्व की जो बात, ये लड़ाई इस तमाम जो मल्टी लेयर्ड इलेक्शन में हिंदुत्व सबसे महत्वपूर्ण इशू है। सबसे महत्वपूर्ण इशू हिंदुत्व है, जिसके मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और ये हिंदुत्व भी दो तरह का है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिंदुत्व है, जो एग्रेसिव हिंदुत्व होता है, असर्टिव हिंदुत्व, एग्रेसिव न भी कहें तो असर्टिव हिंदुत्व है, जो जिसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में, जो यूपी में बिहार में चलता है। बिल्कुल, तो असर्टिव हिंदुत्व का जो एक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, और एक डोरमेंट हिंदुत्व का जो मॉडल है जो बंगाल में दिखता है कि डोरमेंट हिंदुत्व है। हिंदू वहाँ परेशान है, उसको लगता है कि चेंज होना चाहिए है, पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और घुसपैठियों की वजह से वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो जो डोरमेंट हिंदुत्व है, वो डोरमेंट हिंदुत्व आप देखिए, अभी देवेंद्र जी घूम करके आए हैं, ये भी बताएंगे कि कोई व्यक्ति असर्टिव हिंदुत्व की बात बंगाल में नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति कह रहा है कि अंडर करंट है, अंडर करंट है, मतलब डोरमेंट हिंदुत्व जो है उससे प्रभावित है, हिंदू जाकर के चुपचाप वोट कर रहा है। अब ये इसको हम जब इसको और एनालाइज करते हैं तो हमको एक तस्वीर लगती है 2006 की। 2006 में ऐसे ही डोरमेंट हिंदुत्व की चर्चा हुई थी और तब भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी मिल करके चैलेंज कर रहे थे लेफ्ट को। उस समय भाजपा और इसके साथ अलायंस था, ममता और बीजेपी का अलायंस था और एकदम डोरमेंट हिंदुत्व था, लग रहा था कि अंडर करंट है और इस बार चेंज हो जाएगा। लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, बल्कि उस बार तो हिस्टोरिक मैंडेट मिल गया भारतीय उसको, कम्युनिस्ट पार्टी को 235 सीटें जीत गया वो लोग। तो डोरमेंट हिंदुत्व जिस अंडर करंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसको कोई मतलब हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि अंडर करंट। असर्टिव हिंदुत्व होता है वो दिखता है। तो अगर उस तरह चुपचाप जा करके और चुपचाप कमल छाप जिसकी बात हो रही है कि लोग जा करके चुपचाप वोट कर रहे हैं और इन्होंने कहा हिंदू अधिकारी ने कि सब हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है, ऐसा है तब तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए बंगाल की सड़कों पर सुन करके आए होंगे देवेंद्र जी भी, कलकत्ता में इस बात की चर्चा है कि 2006 या 2011 चुनाव कैसा होगा। 2006 में जैसे लेफ्ट ने स्वीप कर दिया, ममता स्वीप कर देंगी, या 2011 में ममता ने जैसे चेंज कर दिया वैसे बीजेपी चेंज कर देगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक हावड़ा की रिपोर्ट दिखा देती हूँ। हावड़ा फेस, जहां 16 सीट पर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। पिछले चुनाव में हावड़ा की सभी 16 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी हावड़ा में उलटफेर का दावा कर रही है। आज हावड़ा में खूब बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी जरा पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देखें, महिलाओं की इतनी लंबी कतार है। अब हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट पर महिलाएं किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? सुरक्षा का मुद्दा है, उनके अकाउंट में जो मनी ट्रांसफर हो रहा है वो मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्या फैक्टर वहां पर काम कर रहा है? पवन नारा की रिपोर्ट से समझिए। इस वक्त हम उत्तर हावड़ा में मौजूद हैं। यहाँ मौसम बदला हुआ है, बारिश हो रही है, बावजूद इसके कतारों में कोई कमी नहीं है। जहां तक आपको देखेंगे महिलाओं की कतारें हैं, क्योंकि महिलाओं को पहले अंदर आने दिया गया। बारिश की वजह से पुरुष बाहर हैं और महिला बड़ी संख्या में यहां वोट करने के लिए पहुंची हैं। महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। मैम, किस विषय पर वोट देने के लिए आज आप पहुंची है? वोट से पहले मन में क्या चल रहा है? क्या बताए क्या चल रहा है? वोट देना है, अपना मतदान देना है, इसीलिए आए। कोई विषय तो होगा। क्या चीज का विषय बताइए? किस बात पे तय हो रहा है मतदान? किसी एक विषय पर? उन्नति का,
बंगाल में उन्नति का, बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा उसके लिए। और जी मैम, हाँ जी, अब की बार की लाइनें बहुत लंबी, क्या कुछ फर्क लग रहा है 21 और 26 में? हाँ हाँ बिल्कुल फर्क है। अभी लाइन लंबी है, काम लग रहा है थोड़ा स्लो हो रहा है। अच्छा, हाँ, पहले क्या हाल रहता था? पहले तो बहुत जल्दी जल्दी आते थे, लगता था नंबर आ गया तुरंत, जल्दी जल्दी हो रहा था। अभी थोड़ा सा स्लो है। स्लो है। आपको लग रहा है कि वो जो 90 वाला रिकॉर्ड बना था वो टूट पाएगा अब की बार? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? फ्रीडम, चुनाव, अभी बदलाव चाहिए। अब अच्छा, बदलाव चाहिए बंगाल में। फ्रीडम पहले नहीं थी, अब ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा एक्सपेक्ट है। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं? पहले से कुछ चेंजेस, बच्चे बाहर गए हुए यहाँ आ जाए, कलकत्ता आ जाए जॉब में। अच्छा, तो हालात बदलने चाहिए। सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को बेहतर भविष्य चाहिए, रोजगार चाहिए, जो आपकी पहले की सरकार से हम लोग को नहीं मिला। अभी नई सरकार आए तो बदलाव चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहिए। मैम क्या ये कतारें पहले भी ऐसी होती थी या अब की बार कुछ अलग है? इस बार ज्यादा है। ज्यादा है। लोग वोटिंग को लेकर ज्यादा अलग हैं? यस। और किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है आपका, इशू क्या है, वोट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? सी एवरीबडी वांट्स डेवलपमेंट इन द सिटी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। सो वी आर होपिंग फॉर डेवलपमेंट नाउ। फर्स्ट वोटर? यस। फर्स्ट टाइम एक फीमेल वोटर हावड़ा उत्तर की सीट पर लाइन में लगी है, क्या सोच के वोट कर रही है? डेवलपमेंट ही, so I want more development over here. I want progress. I want to see my own city progress, my own state progress, which I cannot see currently. So अच्छा, जो अभी विकास नहीं हो रहा वो विकास चाहिए। माता जी क्या सोच के कर रहे हैं वोट? जिसको भी दे वो जीते बस। जिसको दें वो जीते, जीत के लिए वोट कर रहे हैं, बड़ी बात है। मैम यहाँ अपनी लगातार बारिश से बचने के लिए खड़े। मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या विषय है? नहीं, मेरा सेकंड बार है वोट। जो जिसको दूंगी वही जीते, यही मेरी इच्छा है। अच्छा, इच्छा। ये मैं विषय पूछ रहा हूँ, मैं जीत और हार की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, क्या क्या सोच के वोट कर रहे हैं, विषय क्या है? एक महिला गृहिणी है, घर संभालती है, वो क्या नहीं, सोच के महिलाओं वोट कर के लिए अच्छा अच्छा काम हो, उनको हर चीज में मतलब प्रोत्साहन मिले, अच्छा हो, इसलिए। रहे हैं? सुरक्षा है महिलाओं की, या सुरक्षा भी कोई एक इशू है, फिर और ज्यादा हो, मैं ये चाह रही हूँ। हाँ, और ज्यादा हो, सुरक्षा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन आप एक बात देखेंगे, महिलाएं सभी अंदर हैं, पुरुष बाहर हैं, बारिश हो रही है, लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैम क्या सोच के वोट कर रहे हैं अब की बार? अभी तो नहीं पता। नहीं पता है। मैम क्या इशू है आपका, किस इशू पे आपका वोट तय हो रहा है? इशू तो बहुत सारे हैं, रिजॉल्व कोई कर नहीं रहा है, वोट देना है इसलिए दे रहे हैं। कैंडिडेट कोई सूटेबल है नहीं। एक डिसहार्टेंड वोटर नजर आ रहे हैं। डिसहार्टेंड वोटर है। लेकिन आप देखेंगे अंदर महिलाओं की कतार थी। मैम भी बड़े मुस्कुराते। वोट दे दिया मैम? हाँ जी, वोट दे दिया? हाँ जी। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है? मतलब कुछ आंख बंद करके दे दी, जिसको भी देना। For the betterment of India, for the betterment of India, for the betterment of West Bengal, we have voted. This is my first time voting, and एक फीमेल वोटर जो फर्स्ट टाइम वोट कर रही है, कलकत्ता के लगते हुए हावड़ा उत्तर में वोटर है, क्या सोच के वोट दे रही है, इशू क्या था? it's just for the, I would say, from my part, it is just for the betterment of the city. अब आप महिलाओं की राय सुनिए। कतार में हर महिला के पास एक अलग बिंदु था। राजकुमार जी, एक महिला ने कहा कि सुरक्षा है लेकिन सुरक्षा और चाहिए। एक महिला ने कहा कि सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। तो साफ समझ में आता है कि वो परिवर्तन के लिए ही वोट कर रही हैं। एक लड़की ने कहा कि कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है लेकिन वोट करना है तो इसलिए आ गए, और एक तो बताने के लिए तैयार नहीं किसे वोट दिया। जिस तरीके का यहाँ का मतदाता है, जो महिलाओं का रिएक्शन है, उससे आप कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये किसका वोटर है? देखिए, अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर भी बहुत वोकल है, जो बाकी राज्यों में हमको कम देखने में मिलता है। और महिलाओं ने जिस तरह से अलग अलग मुद्दे गिनाए हैं अपने वोट करने के, इसका मतलब वो जागरूक भी हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, क्या है, क्या करने की ज़रूरत है, किसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन एक जो लड़की ने कमेंट किया कि कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, ये हमारी पॉलिटिक्स पर भी एक बहुत बड़ा कमेंट है और क्वेश्चन मार्क भी है कि आखिरकार हम जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करते। जो जनता की नज़र में बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, वैसे उम्मीदवार हम क्यों नहीं चुनते। हमारी राजनीति अपने भावनात्मक मुद्दों तक, चाहे हिंदुत्व की बात कर लें या बांग्ला अस्मिता की बात कर लें, ये भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा हैं, जनता से जुड़े मुद्दे कम हैं, तो वो क्यों नहीं चुनते।
तो कुल मिलाकर वो एक कमेंट है, लेकिन मैं 2-3 चीजें और जो कहना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। एक तो यह कि सुबह के 3 घंटों में जिस तरह का परसेंटेज हम देख रहे हैं जी, बहुत सकारात्मक है। और अभी तक जो वोटिंग हुई है, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल के इतिहास के मद्देनजर मतदान शांतिपूर्ण एक बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की एक अच्छी खबर है, चुनाव आयोग की बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात, मुकाबला कड़ा है, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं। और चुनाव भावनात्मक मुद्दों पे आके टिक गया आखिर में, इसमें भी कोई ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। जैसा शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हिंदू तांता लगाकर वोट डाल रहा है, अगर हिंदू उस हिसाब से वोट कर रहा है जैसे मुस्लिम वोट पड़ता है ममता बनर्जी के पक्ष में कि 100 में से 70% या 75% या 80%, अगर उस तरह का हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में हो रहा है तो मतदान के आंकड़े मतगणना से पहले आप समझ सकते हैं जी। लेकिन क्या वैसा हो रहा है? अजीत द्विवेदी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हिंदुत्व की 2 लेयर है वहाँ। एक एसेटिव हिंदुत्व है जो बीजेपी को आइडेंटिफाई करता है, एक गवर्नमेंटल हिंदुत्व है जो वह पश्चिम बंगाल के रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट का रहा हो पहले या ममता बनर्जी का रहा हो अब। तो अगर उसमें कहीं कुछ इनर वो नहीं होता है ट्रांसफर शिफ्ट, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं 2 बयान, जो एक ममता बनर्जी का और एक अभिषेक बनर्जी का बयान जो मैंने राहुल जी सुबह सुना, ममता बनर्जी के बयान में उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी के साथ, बीजेपी गड़बड़ी के साथ ऑब्जर्वर भेज के ये चुनाव अपने पक्ष में कराना चाह रही है। पहली बात, यही बात अभिषेक बनर्जी भी कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर का काम तो वहां पर ऑब्जर्वेंट रहना है। ममता बनर्जी विचलित क्यों हो रही हैं? उनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव वो जीत रही हैं? उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे महुआ मोइत्रा के बयान में दिखाई दे रहा था। देखिए, आप तो जिन बयानों की बात कर रहे हैं मैं उससे आगे बताता हूँ। अभिषेक बनर्जी के जो बयान जो हैं, जिसमें जो लहजा जो है वो लोगों को धमकाने वाला दिखाई देता है, तो उससे भी आपको समझ आती है कि कहीं ना कहीं भाई चिंता है, डर है। ये जो फेज है ये टीएमसी का भविष्य भी डिसाइड करेगा, बीजेपी का भविष्य भी डिसाइड करेगा। इसमें मतलब महत्वपूर्ण तौर पर अगर हम बात करें कि नादिया का जो इलाका है जिसमें 9 सीटें पिछली बार जीती थी, उसमें बीजेपी कैसा करती है, हुगली के इलाके में कैसा करती है, वहाँ 4 सीटें जीती थी। उसके बाद नए इलाके जो हैं, जैसे कोलकाता का इलाका है, वहाँ पर ना केवल भवानीपुर बल्कि और भी इलाकों में बीजेपी ने इनरोड्स बनाए। क्या कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता के इलाके में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी? क्या जो नॉर्थ जो 24 परगना है वहाँ पर बीजेपी बेहतर कर पाएगी, वहाँ पर कोई बढ़त हासिल कर पाएगी? पिछली बार 5 सीटें शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ 24 परगना में उन्होंने जीती थी। क्या वहाँ पर मथुआ कम्युनिटी एक बार फिर बीजेपी का साथ देगी और क्या वो और आगे बढ़ाएंगे? अब हम बात कर रहे थे, हमने हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा में शायद ये थे। ये एक ऐसी सीट है जिसको पिछली बार बीजेपी सिर्फ 5,500 वोटों से हारी थी। तो जिस तरह की बात वहाँ पे हो रही है, क्या मन बदल रहा है? क्या महिलाएं आगे बढ़कर सुरक्षा का तो मैं मतलब 5,000 तो फिर वो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर महिलाएं भी अगर इस सेंटिमेंट के साथ आ जाती है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। किसी को नकारता नहीं हूँ कि महिलाएं कह रही हैं सुरक्षा चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोलकाता या फिर आसपास के इलाके बहुत महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। उससे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों का है।